हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है 4 जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इस चैप्टर में सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिकली जो मूर्ख हैं इतने खतरनाक होते हैं कि केवल उन्हें बहुत बुद्धिमान लोग ही संभाल सकते हैं। तो इस कहानी में हमें बताना है, ये जो चैप्टर है इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है और उनके साथ क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। एक साम्राज्य था जो मूर्खों का था। वहाँ का राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। वे चीज़ों को दूसरे राजाओं की तरह नहीं चलाना चाहते थे। वो कुछ स्पेशल तरीक़ा से उस राज्य को चलाना चाहते थे। इसलिए वो क्या करते हैं, रात को दिन और दिन को रात में बदलने का निश्चय करते हैं और वहाँ की जो जनता होती है उसको आदेश दे देते हैं कि रात को सब जागेंगे, अपने जो दैनिक कार्य होते हैं वो रात को करेंगे, खेत जोतेंगे, व्यवसाय करेंगे और बिस्तर पर सोने जाएंगे जैसे ही सूरज ऊपर को उठेगा। और जो भी इस ऑर्डर को नहीं मानेगा उसको मौत की सज़ा मिलेगी। और बेचारे लोग भी, जो प्रजा है वो भी क्या कर सकती है, हार कर वो भी क्या करते हैं, जो उन पे रूल्स रेगुलेशन लगते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। लोग क्या करते हैं, मौत की सज़ा के डर से वैसा ही करते हैं जैसे उन्हें कहा जाता है। राजा और मंत्री इस परियोजनाओं की सफलता को देखते हुए बहुत खुश होते हैं कि उन्हें लगता है जो हमने ऑर्डर दिया हमारी जो प्रजा है वो बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है। अब एक दिन क्या होता है, एक गुरु और उसका चेला उस शहर में आ जाते हैं और ये जो शहर था बहुत ही सुंदर था। सब और दिन की रोशनी थी लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। हर कोई सोया हुआ था। यहाँ तक कि एक चूहा भी वहाँ नहीं दिख रहा था कि वो कोई काम कर रहा हो या कोई अपना अनाज का दाना ढूंढ रहा हो। यहाँ तक कि वहाँ के पशुओं को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। जो कुछ भी उन्होंने अपने आसपास देखा, गुरु और चेले ने, उनको बहुत हैरानी हुई और अजीब सा लगा। और जैसे ही शाम होने लगी, शहर इधर उधर घूमते रहे। मतलब कि वो क्या करते हैं, अब जैसे शाम होती है वो शहर में इधर उधर घूमते रहते हैं। अब अचानक क्या देखते हैं कि शहर जो है जाग जाता है और अपने जो रात के व्यवसाय और कार्य में लग जाता है। और उन दोनों को ये सब देख के बहुत हैरानी होती है कि ये तो अब सोने का समय है और ये लोग दिन के काम इस समय कर रहे हैं। अब दोनों जो व्यक्ति हैं बहुत ज़्यादा भूख से व्याकुल थे। वो जैसे ही देखते हैं कि दुकानें खुल गई हैं, वो अपने किराने का सामान खरीदने लग जाते हैं। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि वहाँ हर वस्तु की कीमत जो थी एक जैसी थी, एक टुडू, चाहे वो चावल खरीदें या फिर केलों का एक गुच्छा, उसकी कीमत एक डुडू ही थी। गुरु और उसका चेला जो थे बहुत पसंद थे। उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था और ना ही सुना था। वे जो चाहे खा सकते थे और सारा भोजन 1 रुपये में खरीद सकते थे। डुडू जो है वहाँ की मुद्रा है। जब वे पका चुके थे और खा चुके थे तो गुरु ने महसूस किया कि ये जो साम्राज्य है मूर्खों का है और यहाँ रुकना अच्छा विचार नहीं है। इसलिए वो यहाँ से जाने का निर्णय कर लेते हैं। लेकिन शिष्य जो है वहाँ रुकना चाहता है। जब गुरु से बोलते हैं कि यहाँ से चल लेते हैं, मूर्खों का साम्राज्य है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ मैं तुम्हें बतला नहीं सकता कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है अगर तुम रुके तो। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। पर जो शिष्य है अपने गुरु की बात नहीं सुनता और वहीं रुक जाता है, क्योंकि वो खाने का थोड़ा सा लालची होता है। अब वो क्या करता है, वहीं रुक कर बहुत सारा खाने का जो सामान है खाता रहता है। दिन भर उसका यही काम होता है और पेट भर के खाता है, जैसे केले, घी, चावल, गेहूँ, और आवारा पवित्र सांड की तरह मोटा हो जाता है। अब एक दिन क्या होता है, बहुत ही सुंदर दिन होता है और एक चोर, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि वो दिन के समय रात का कार्य करते थे और रात के समय दिन का, इसीलिए दिन का टाइम होता है और सबके सब सो रहे होते हैं। अब एक चोर क्या करता है, एक अमीर व्यापारी के घर सेंध लगा लेता है, यानी कि चोरी करने का अपना विचार पक्का कर लेता है। उसने दीवार में एक छेद बनाया और चुपचाप उस घर में घुस जाता है और अपनी लूट को लेकर जैसे ही बाहर निकल रहा होता है तो पुराने मकान की जो दीवार है उसके सिर पर
गिर जाती है और उस चोर की मौके पर ही मौत हो जाती है। और अब उस चोर का भाई जो है गुहार लगाता है उस राजा के पास कि मेरे भाई की अपना पुराना जो उसका व्यवसाय है वो कर रहा था, यानी चोरी का काम कर रहा था, ये नहीं बताता। वो कहता है कि अपना प्राचीन व्यवसाय कर रहा था और उसके सर पे दीवार गिर गई जिसकी वजह से वो मर गई, और ये व्यापारी दोषी है। इसलिए इस गलत कार्य करने की सज़ा जो है इसे अवश्य मिलनी चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए, यानी मुआवजा भी उन्हें चाहिए। अब वो क्या करता है, जो चोर का भाई है वो कहता है कि मेरा जो भाई है बहुत ही मतलब कि अपना काम करता है, और ये जो मरने का कारण है वो उस व्यापारी का है, क्योंकि उसने एक अच्छी मजबूत दीवार नहीं बनाई। इसलिए वो सजा की गुहार लगाता है उस राजा के पास। अब राजा क्या करता है, बहुत ज़्यादा चिंतित ना होने के लिए उस आदमी को कहता है, मतलब उस चोर के भाई को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, उस घर के जो मालिक है उसको बुलाया जाए और इसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि राजा को अब जो है उसका भाई पता बता देता है चोर का, कि हाँ वो अपने व्यावसायिक कार्य करते हुए जो है उसकी मौत हो गई। और ये भी पता चल जाता है उसे कि जब व्यापारी को बुलाया जाता है जिसकी घर की दीवार उसके भाई पर गिरती है, कि हाँ वो वहाँ चोरी के लिए आया था और जिसकी वजह से बाहर निकलते हुए उसकी मौत हो गई वो दीवार गिरने की वजह से। अब उसको ये, अब देखो ना, राजा को ये पता चली है कि वो चोर है, तो वो चीज़ ना देखकर देख क्या रहा है कि उस पे दीवार गिर गई, वो मर गया। इसकी जो वजह है वो बेचारा व्यापारी है। अब व्यापारी को जैसे ही बुलाया जाता है, अब व्यापारी आ जाता है, वो अपनी गलती को मान लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे घर में जब चोरी हो रही थी और चोरी करके जब वो आदमी बाहर जा रहा था उसके सर पे दीवार गिर जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, तो क्या वो तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी ही दीवार थी ना? तो वो कहता है हाँ सरकार, मेरी ही दीवार थी। और वो अपना जो अपराध है स्वीकार कर लेता है। पर थोड़ी देर बाद वो कहता है कि हाँ, दीवार तो मेरी थी, ठीक है, जो गिरी है, पर जिसने उसे बनाया गलती उसकी है, क्योंकि उसने दीवार बनाते हुए अपना काम सही से नहीं किया, पक्की दीवार नहीं बनवाई, जिसकी वजह से वो दीवार उस व्यक्ति पर यानी उस चोर पर गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और व्यापारी जो है वो कहता है कि दीवार जो है उस समय बनाई गई थी जब मेरे पिता थे, यानी कि मेरे पिता के समय वो दीवार बनाई गई थी, और जिस व्यक्ति ने बनाई थी वो अब तो बूढ़ा हो चुका होगा और वो मेरे घर के पास ही रहता है। अब राजा जो है अपने संदेशवाहकों को उस राजमिस्त्री को लाने के लिए भेज देते हैं जिसने दीवार बनाई थी। अब राजमिस्त्री जो है वो सभा में आता है जहाँ सज़ा सुनाई जा रही होती है। अब उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने वो दीवार बनाई थी? तो वो कहता है हाँ मेरे मालिक, मैंने वो दीवार बनाई थी। तो किंग कहता है कि तुम्हें पता है वो किसी एक गरीब व्यक्ति पर गिर गई है और उसका खून कर दिया है तुमने, है, और ये मौत की सज़ा जो है वो तुम्हें इस वजह से देनी ही पड़ेगी। तो अब जो है राजमिस्त्री क्या करता है, वो कहता है कि आपने मुझे मौत की सज़ा सुना दी है, लेकिन उससे पहले आप मेरी बात सुन लें। जिस समय ये दीवार मैं बना रहा था, मैं मानता हूँ वो दीवार अच्छी नहीं बनी और बढ़िया नहीं बनी, लेकिन यह दीवार गिरने का जो कारण है वो मेरी वजह से नहीं हुआ है, मतलब दीवार मेरी वजह से नहीं गिरी है, वो अच्छी नहीं बनी। रीज़न ये था कि उस समय वहाँ उस गली से एक लड़की आना जाना कर रही थी। वो एक नर्तकी है, यानी नाचने वाली एक लड़की है जिसकी पायल की खनकार की वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा था, मैं दीवार बनाने में अपना कंसंट्रेट नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो दीवार सही नहीं बनी। इसलिए आप उस लड़की को बुलाएं और उसे सजा दें, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। अब जो नर्तकी थी उसे उस सभा में बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या तुम उस दिन जब ये दीवार बनाई जा रही थी बहुत टाइम पहले, तो तुम उस गली से आना जाना कर रही थी और जिस समय ये राजमिस्त्री काम कर रहा था? तो वो कहती है कि हाँ, उस दिन मैं आना जाना कर रही थी। तो उसे बताया जाता है उस लेडी को कि उस समय जब ये दीवार बना रहा था तुम्हारी पायल की जो झनकार है उसकी वजह से वो वहाँ दीवार बनाने में अपना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो दीवार जो है सही नहीं बनी और एक बेचारे गरीब व्यक्ति की मौत हो गई, इसलिए अब तुम्हें सज़ा दी जाएगी। अब जैसे ही वो लेडी सुनती है, अब तक वो बूढ़ी
होती है, क्योंकि ये बात जो है बहुत टाइम की है, जब दीवार बनाई जा रही थी तब वो जवान थी। अब वो बूढ़ी हो चुकी होती है, तो वो कहती है कि हाँ मालिक, मैं उस दिन वहाँ उस गली से आना-जाना कर रही थी और मैंने इस राजमिस्त्री को मतलब काम करते हुए देखा था, उसने भी मुझे देखा था। लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, मैं वहाँ आना-जाना बार-बार इसलिए कर रही थी क्योंकि मैंने कुछ अपने ज़रूरी आभूषण जो हैं एक सुनार को बनाने के लिए दिए हुए थे, और वो उस काम को करने में बहुत आलस दिखा रहा था। कभी आज, कभी कल, कभी बाद में दूँगा, अब दूँगा, ऐसे करते-करते मुझे उसने कम से कम 1 दर्जन चक्कर जो हैं लगवा दिए। इसलिए मैं घर का आना-जाना करने के लिए मजबूर थी। उसने मुझे मजबूर किया और यही कारण था कि इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा, और ये मेरा दोष नहीं है महाराज, ये तो उस घृणित सुनार का दोष है। अब राजा जो है सोच विचारता है, वो कहता है कि हाँ ये बेचारी बिल्कुल निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं है। आखिरकार जो वास्तविक अपराधी है उसको बुलाया जाए, उस सुनार को लेकर आओ जहाँ कहीं भी वो छुपा बैठा है। अब तुरंत जो राजा के कर्मी हैं सुनार को खोजना शुरू कर देते हैं, और जो सुनार है दुकान के एक कोने में छुपा हुआ बैठा होता है। जब उसने अपने खिलाफ आरोप सुना तो उसके पास सुनाने के लिए अपनी पूरी कहानी थी। अब जैसे ही सुनार आता है वो अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मालिक, मैं एक गरीब सुनार हूँ और मैं ये मानता हूँ कि इस नर्तकी के जो आभूषण है मैं टाइम पर नहीं दे पाया। मैं मजबूर था क्योंकि मेरे पास बनाने के लिए एक अमीर आदमी के आभूषण थे। उसके घर शादी थी, जिसने मुझे मजबूर कर रखा था कि सबसे पहले मेरा काम करके दो। और आप जानते ही हैं ये अमीर व्यक्ति कितने उतावले होते हैं, वो अपने काम के लिए थोड़ा-सा भी इंतज़ार करना पसंद नहीं करते हैं। अब राजा जो है वो कहता है कि कौन है वो अमीर व्यापारी जिसने तुम्हें इस बेचारी औरत के आभूषण बनाने से रोका रखा, उसे बार-बार आने-जाने को मजबूर किया, जिससे इस मिस्त्री का ध्यान भंग हुआ। उसकी वजह से वो दीवार खराब बनी, जो एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? उस सुनार से ये बोला जाता है। और उस सुनार ने व्यापारी का नाम लिया, और वह उस घर के मालिक के अलावा कोई और नहीं था जिसकी दीवार गिरी थी। अब न्याय पूरे दायरे में चलकर राजा ने सोचा कि वापिस व्यापारी पर ही आ गया था, यानी कि घूम फिर के बात वहीं आ गई थी जहाँ से शुरू हुई थी। अब उसे कठोरता से दोबारा दरबार में बुलाया जाता है। वह रोता हुआ आया और ये कहता है कि मालिक, ये गलती तो मेरे पिता की है, क्योंकि मेरे पिताजी ने आभूषण बनाने का आदेश दिया था। अब वो मर गए हैं, मैं निर्दोष हूँ। पर राजा कहता है कि जिस तरीके से तुम अपने पिता की हर एक चीज़ या जो भी विरासत है उसके मालिक हो, इसी तरीके से जब उनकी अमीरी जो थी वो तुम्हें मिल गई, सारा कुछ ज़मीन जायदाद, तो ज़ाहिर सी बात है उनके साथ साथ उनके पाप भी तुम्हें ही मिलेंगे। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी समझ गया था। राजा कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं यही समझ गया था कि इस भयानक अपराध की जड़ तुम ही हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। और उस किंग ने फांसी के लिए एक नया फंदा तैयार करने का आदेश दिया। जब नौकरों ने फंदा तैयार कर लिया और अपराधी को फांसी पर चढ़ाने की अंतिम तैयारी कर ली गई, तो मंत्री के दिमाग में विचार आया कि व्यापारी इतना पतला था कि उसके गले में फांसी का जो फंदा है सही तरीके से फिट नहीं बैठ रहा था। तो राजा से इस चीज़ पर मंत्री जो है डिस्कस करता है। तो राजा जो है इसके बारे में चिंतित हो जाता है और वो लास्ट में इसी निर्णय पर पहुंचते हैं दोनों, राजा और मंत्री, कि हमें जो है आगे क्या करना चाहिए। तो उनके दिमाग में बात आती है कि हमें फांसी तो देनी ही पड़ेगी किसी ना किसी को, इसलिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मोटा आदमी हो और इस फंदे में फिट हो जाए। अब किंग क्या कहता है कि चलो, जितने भी उसके नौकर होते हैं उनको बोलता है कि तुम पूरे शहर में फैल जाओ और एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जिसके गले में ये फांसी का फंदा फिट हो जाए। अब जो बेचारे नौकर हैं पूरे राज्य में फैल जाते हैं और उनकी नज़र जो है आखिरकार एक शिष्य पर पड़ती है। वो शिष्य होते हैं वही जिनकी बात चैप्टर में शुरू में की गई है। वो चेला
जो कि खा पी के मोटा हो चुका है। तो राजा के नौकर है, उनको लगता है अब वो उस बेचारे शिष्य को उठाकर दरबार में ले जाते हैं फांसी के लिए। अब बेचारा जो शिष्य है वो चिल्लाता है कि मैंने क्या गलती की है, मैं निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। वो चिल्लाता रहता है कि मुझे छोड़ दो। अब आखिरकार जब उसे पता चलता है कि उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा वो घबरा जाता है और उसे ये अपने गुरु की बात याद आती है कि मेरे गुरु ने कहा था ये मूर्खों का शहर है और यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। शिष्य सोचता है कि काश कि मैंने जो अपनी भूख के लालच की जो मेरी आदत है वो अगर नहीं करी होती, शायद आज मैं अपने गुरु के साथ सेफ रहता। अब वो मन ही मन अपने गुरु को याद कर रहा होता है क्योंकि वो जानता है उसके गुरु जो है हर चीज़ देख सकते हैं, यानी कि फ्यूचर, प्रेज़ेंट, पास्ट सब। और जैसे कि जो गुरु हैं पहले ही उस शिष्य को बता चुके होते हैं कि ये मूर्खों का शहर है और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वो यही सोच के अपने गुरु को याद करता है। और जो गुरु होते हैं, गुरु ने अपने दिव्य दर्शन से सब कुछ देख रखा था। उनके पास जादुई शक्तियाँ थी और वह दूर तक देख सकते थे। वो क्या करते हैं, अपने शिष्य की जो पुकार है उसे मन ही मन सुन लेते हैं और उसे बचाने के लिए तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और ये ज़रूर बोलते हैं कि तुम्हारे भोजन के प्रति जो प्रेम था उसी के कारण तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हो। अब गुरु जो हैं जैसे ही वहाँ आते हैं अपने शिष्य को डांटते हैं और धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाहट करते हैं, यानी कुछ बात बोलते हैं। और फिर वो राजा के पास जाकर उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सबसे बुद्धिमान राजा, कौन महान है, गुरु या शिष्य? तो जो किंग है वो कहता है कि ज़ाहिर सी बात है, निस्संदेह गुरु ही सबसे महान हैं, इसके बारे में कोई संदेह ही नहीं है और आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो जो गुरु है वो कहता है तो ठीक है, तो सबसे पहले सूली पर मुझे चढ़ाओ, यानी कि फांसी पर मुझे चढ़ाओ मेरे शिष्य को मेरे बाद। अब यह सुनकर जो शिष्य है समझ जाता है कि गुरुजी ने कुछ प्लान बनाया है मुझे बचाने का, तो वो भी शोर मचाने लगते हैं जैसे कि गुरु ने उससे उसके कान में कहा होता है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे गुरु को नहीं, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। अब दोनों ही गुरु और चेले जो होते हैं दोनों के दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं कि नहीं, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। फिर गुरु कहता है कि नहीं, पहले मुझे। और ये सब देख के जो राजा है थोड़ा सा घबरा सा जाता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये लोग फांसी के लिए क्यों लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों है। अब वो फांसी का जो विचार था उस समय के लिए टाल देते हैं। पर उससे पहले जो किंग है वो सोचता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। वो गुरु से कहता है कि तुम मुझसे मिलो। अब गुरु से जब बात करते हैं तो पहले ही गुरु कहता है कि ठीक है, जो भी रीज़न है पहले मरने का, कि मेरा शिष्य मरेगा कि मैं, तो उस चीज़ के बारे में तुम्हें बता दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले तुम मुझे सूली पर चढ़ाओगे मेरे शिष्य से पहले, प्रॉमिस करो। तो किंग से वो प्रॉमिस ले लेता है गुरु। तो अब गुरु जो है वो बात बताता है। अब उन्होंने जो प्लान बनाया होता है शिष्य और गुरु ने, उस राजा को ना बताते हुए, अब वो अपना जो प्लान है कि कैसे उस फांसी के फंदे से बच निकलें, अब वो प्लान जो है बताने लगता है कि उन्हें, मतलब कि जो उन्होंने कहानी सोची होती है किंग को बताने के लिए। अब होता क्या है, राजा जो है उसे प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है, पहले मैं तुम्हें फांसी दूंगा, तो तुम मुझे बात बताओ क्यों तुम पहले मरने के लिए इतने उतावले हो रहे हो। तो गुरु कहता है कि बात कुछ ऐसी है, तुम यही जानना चाहते हो ना कि हम मरने के लिए क्यों लड़ रहे थे। रीज़न ये है कि हमें जो है, हम पूरे संसार का भ्रमण कर चुके हैं और हमें इस तरह का शहर, यानी कि ये जो साम्राज्य आप चला रहे हैं, आप जैसा राजा कहीं भी नहीं मिला। तो ये फंदा भगवान के न्याय का फंदा है और यह नया है, यानी कि अभी तक इस पे किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया गया है। तो इस पर पहले कोई भी अपराधी नहीं चढ़ा है, इस वजह से इस पर सबसे पहले जो चढ़ेगा, यानी कि जो मरेगा, वो इस देश का राजा बनेगा, यानी कि पूर्व जन्म में इस देश का राजा बनेगा। और जो उसके बाद मरेगा वो भविष्य में इस देश का मंत्री होगा। अब इतनी बात सन्यासी की सुनकर, यानी कि जो है
उस गुरु की बात सुन लेता है। फिर गुरु से कहता है क्योंकि हम बहुत सन्यासी के जो जीवन हमने जी लिया, अब हम नहीं जीना चाहते। अब हम एक राजा और मेरा शिष्य एक मंत्री बन के आगे अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। तो मालिक आप अपना वादा पूरा कीजिए, पहले आप मुझे मौत के घाट उतारेंगे और फिर मेरे शिष्य को। राजा अब गहरी सोच में डूब गया और वह जीवन के अगले चरण में अपने साम्राज्य को किसी और हाथों में नहीं देना चाहता था। उसे सोचने के लिए समय चाहिए था, इसलिए उसने फांसी को अगले दिन के लिए स्थगित करने का आदेश दे दिया और अपने मंत्री से गुप्त रूप से कुछ जो ये बात है इसके बारे में बात की। तो यह हमारे लिए सही नहीं है। जो राजा है अपने मंत्री से कहता है कि हम अगले जीवन में राज्य को दूसरे हाथों में नहीं सौंप सकते। तो आओ हम फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं और हमारा जब पुनर्जन्म होगा तो मैं राजा और तुम मंत्री के रूप में दोबारे से आ जाएंगे। तो और जाहिर सी बात है, किंग कहता है कि एक पवित्र व्यक्ति जो गुरु है वो कभी झूठ नहीं बोलते, उसने कहा है। और मंत्री जो है इस बात पर सहमत हो जाता है, इसलिए उसने फांसी लगाने वालों से कहा कि हम आज रात अपराधियों को भेज देंगे। जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आए उसे पहले मौत के घाट उतार देना, फिर वहीं दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ आएगा उसे। और वे मेरे आदेश हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मंत्री जो है जो फांसी लगाने वाला है उसे बोल देता है। काम जो है वैसे ही होता है। उस रात राजा और मंत्री गुप्त रूप से जेल में गए। गुरु और शिष्य को मुक्त कर दिया गया और उन दोनों के अनुसार अपना वेश बदलाई, यानी कि एक गुरु और एक चेला बन जाता है। और जैसे वफादार नौकरों के साथ पहले ही प्रबंध किया गया था, यानी बात पहले ही हो चुकी थी, तो फंदे पर ले जाया गया और शीघ्रता से फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब उनके शरीरों को और गिद्ध के आगे डालने के लिए नीचे उतारा गया तो लोग आतंकित हो गए। उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री के मृतक शरीरों को देखा और वो विचलित अवस्था में थे। सभी लोग घबरा जाते कि कैसे हमारे राजा और मंत्री जो हैं मर गए। लोग सोचते हैं कि अभी तक तो सब ठीक था, तो आज रात में ऐसा क्या हुआ कि हमारे राजा और मंत्रियों की ये दशा हो गई। और सारी रात वे शोक मनाते रहे और साम्राज्य के भविष्य के बारे में विचार विमर्श करने लगे। कुछ लोगों ने आज अचानक जो है गुरु और शिष्य के बारे में सोचा और उन्हें पकड़ा जब वे चुपचाप शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो लोग कहते हैं कि हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। किसी ने कहा कि दूसरे सहमत हो गए हैं, मतलब कि वो विचार विमर्श करते हैं और वो जाके गुरु और शिष्य से ये बातें बोलते हैं। उन्होंने गुरु और शिष्य से मतलब कि राजा और मंत्री बनने की प्रार्थना की। जो लोग, अब जाहिर सी बात है उस राज्य में कोई मंत्री नहीं था ना कोई राजा था। अब उस राज्य को चलाने के लिए दो लोग चाहिए थे और वो गुरु और चेला उसका ये जो काम है वो कर सकते थे उन लोगों का, जिससे कि उस साम्राज्य की हुकूमत आगे बढ़ सके। शिष्य को मनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, पर गुरु जो है मानने में थोड़ा समय लेने लगे। और फिर वे आखिरकार मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के साम्राज्य पर शासन करने के लिए इस शर्त पर सहमत हो गए कि वे सारे पुराने जो कानून हैं बदल सकते थे। मतलब कि जैसा पहले चल रहा था उन राजा और मंत्री के समय अब वैसा नहीं होगा। तब से रात फिर से रात हो गई और दिन फिर से दिन हो गया और अब आपको एक डूडू में कुछ भी नहीं मिल सकता। यह दूसरी जगह की तरह ही हो गया था जैसे और राज्यों में होता है। हर अलग अलग वस्तुओं की कीमत अलग अलग होगी। तो क्या आप अब बता सकते हैं जो कहानी की शुरुआत में जो एक क्वेश्चन था कि इस कहानी में सबसे मूर्ख कौन है और उनके साथ क्या होता है? तो जाहिर सी बात है जो यहाँ का राजा होता है और मंत्री होता है वो दोनों सबसे ज़्यादा मूर्ख होते हैं, इसलिए। और उनके साथ क्या होता है, उन्हें लास्ट में फांसी में चढ़ा दिया जाता है और उनकी जगह जो शासन है वो गुरु और चेला, किंग और जो मंत्री है बन के चलाते हैं।